नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे करिकुलर स्ट्रेटजीज़ के पेपर के 2 नंबर के प्रश्नों पर। आप सभी को पता है यह पेपर है डीएड स्पेशल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कह सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन। दोस्तों, सेकेंड ईयर का यह आपका पेपर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात होगी। वे क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, पूछे जाने की संभावना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। जितने भी मित्र आपके पास पढ़ते हैं, आपके साथ पढ़ते हैं, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमें इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और भी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे और वीडियो की लिस्ट में जाकर के आप उन वीडियोस को भी देख सकेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार लगभग में पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर में लगभग में हर बार यह प्रश्न आता है, पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगा यहाँ पर 3, और एक जो मेन लाइन है उसको ज़रूर याद रखिएगा। हो सकता है आप लोगों से 1 नंबर में वह प्रश्न पूछा जाए। पाठ्यक्रम यानी कि बात हो रही है करिकुलम की, और करिकुलम को क्या कहा जाता है दोस्तों? शिक्षा की आत्मा। शिक्षा की आत्मा कहा जाता है करिकुलम को। याद रखिएगा। हो सकता है आपसे 1 नंबर में पूछ दे, क्योंकि इस बार आपके 1 नंबर के प्रश्न भी आने वाले हैं। तो शिक्षा की आत्मा पाठ्यक्रम को कहा जाता है। और बबिट महोदय ने क्या कहा था पाठ्यक्रम के बारे में? कहा उन्होंने, उच्चतर जीवन जीने के लिए, यानी कि उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। बबिट महोदय ने ये कहा कि उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका फ्रोवेल। दोस्तों, फ्रोवेल जी ने क्या कहा था पाठ्यक्रम के बारे में? लिख लीजिएगा, आप कहीं पर पेन पेंसिल लेकर बैठा कीजिए। पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान तथा अनुभव के प्रतिरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान तथा अनुभव के प्रतिरूप होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कनिंघम के अनुसार, और कनिंघम ने क्या कहा था? पाठ्यक्रम कलाकार, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ देगा कि कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। या अगर आप इस डेफिनेशन को लिखते हैं दोस्तों, तो नंबर मिलने की ज़्यादा संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर यहाँ से आपको पूरे के पूरे मिलने वाले हैं, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पाठ्यक्रम कलाकार। यहाँ पर कलाकार किसको कहा गया है दोस्तों? शिक्षक को कलाकार कहा गया है। शिक्षक के हाथ का वह साधन है, शिक्षक के हाथ का एक साधन है, या वह साधन है भी कह सकते हैं, जिससे वह अपनी सामग्री, अब सामग्री वहाँ पर शिक्षार्थी या विद्यार्थी को कहा गया है। किसको दोस्तों? स्टूडेंट को यहाँ पर कहा गया है सामग्री। और अपने आदर्श उसके क्या होंगे दोस्तों? उसके जो उद्देश्य हैं, आदर्शों के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सके। तो यह कहा गया है कनिंघम जी के अनुसार। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ का एक साधन है, जिसमें वह सभी जितनी भी उसकी सामग्री होती है, जो उसकी सामग्री होती है, सामग्री आपके शिक्षार्थी हुए 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, को अपने आदर्श के अनुसार जो भी वह सिखाना चाहता है, जो भी उसके उद्देश्य होते हैं कि बच्चे को हमें ये बनाना है, बच्चे को हमें डॉक्टर बनाना है, बच्चे को हमें इंजीनियर बनाना है, तो यह क्या हुआ? उस उद्देश्य हुआ एक शिक्षक का, तो उसके अनुसार चित्रशाला यानी कि विद्यालय में ढाल सके। आगे हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लगाइएगा, मानसिक मंदित बच्चों की शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए? आप सभी को पता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप सभी को पता होगा। और यह कैसा होना चाहिए? क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लेसन प्लान कराते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल हर बार आप यूज़ भी करते हैं कि बच्चे को जो
टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि जो आपका शिक्षण अधिगम सामग्री है, बच्चे की जो अधिगम है उसकी रुचियों को बढ़ाया जा सके, ये इसका कार्य होता है दोस्तों। बच्चे अधिक अच्छे ढंग से सीख सकें तो, और बच्चों को जो ज्ञान दे रहे हैं हम वह काफ़ी स्थायी हो जाता है टीएलएम का यूज़ करने से। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मानसिक मंदित बच्चों की शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो आप सभी को पता है कि टीएलएम कैसा होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। आप लोग टीएलएम बनाते हैं, ज़्यादा महंगा टीएलएम नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जिससे कि बच्चा अगर उसका मान लीजिए बच्चा है और उसके साथ एसोसिएटेड कंडीशन भी लगी हुई है, उसका हाथ भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो क्या है वो उससे टूटे ना। बच्चा अगर किसी भी चीज़ को फेंक दे तो वो उससे टूटे ना, मजबूत होना चाहिए और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। बच्चा जिस टीएलएम का यूज़ हो पाठ्यक्रम के दौरान वही उसको देना चाहिए। नेक्स्ट आपका बच्चों के नाप के अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए बच्चा छोटा है, अगर आप उसको बड़ा टीएलएम दोगे तो वो नहीं कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो क्या है, बच्चों के नाप के अनुसार टीएलएम होना चाहिए और ऐसा टीएलएम होना चाहिए जिससे बच्चों को नुकसान ना पहुँचे, जिससे बच्चों को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचे। तो ऐसा टीएलएम होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आगे, तो तीसरा प्रश्न है, काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है, योगात्मक मूल्यांकन। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, सम्मेटिव एवल्यूएशन। सम्मेटिव इवैल्यूएशन मूल्यांकन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका फॉर्मेटिव, एक होता है आपका सम्मेटिव। तो यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन यानी कि सम्मेटिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है। और आप सभी को पता है कि सम्मेटिव नाम से ही या योग से ही यहाँ पर डिफाइन हम कर सकते हैं, इसके नाम से ही पता हो जाता है कि जो मूल्यांकन हम पाठ की समाप्ति के बाद करेंगे, जिसको हम बदल नहीं सकते, हम क्या करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, उसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। यानी कि जो भी पाठ्यक्रम है उसको हम छोटे छोटे पाठों में तोड़ देते हैं, देन उसके बाद में इवैल्यूएशन करते हैं और उस इवैल्यूएशन को हम सुधार सकते हैं। ये होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। लेकिन जो आपका सम्मेटिव इवैल्यूएशन होता है इसको हम सुधार नहीं सकते और यह अंत में किया जाता है, यानी कि वार्षिक होता है या वर्ष के अंत में किया जाता है, जब हमारा पूरा पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है तब किया जाता है। हम कह सकते हैं अर्थात अंत में जब छात्रों की वार्षिक परीक्षा ली जाती है तो उसे हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं या सम्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। दोस्तों दोनों मैंने आपको इवैल्यूएशन बता दी। एक होता है आपका निदानात्मक मूल्यांकन, जिसमें किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी समस्या है, दोनों मूल्यांकन करने के बाद में इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में जाते हैं यानी कि संक्रियात्मक मूल्यांकन में जाते हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन भी करते हैं। आगे हम बात करते हैं रोजगार से संबंधित। दोस्तों पूछा गया है काफ़ी बार पेपर में, रोजगार से संबंधित किन्हीं दो कौशलों के नाम लिखिए। ऐसे दो कौशलों के नाम लिखने हैं जिससे कि बच्चे को रोजगार मिल सके, जिससे कि बच्चे को हम वोकेशनल जो उसको रोजगार है उसको हम दिला सकें, उसको रोजगार मिल सके। तो क्या है दोस्तों, बागवानी करना, अगर हम उसको बागवानी करना सिखा देंगे तो भी उसको रोज़गार मिल जाएगा। झाड़ू पोछा करना सिखा देंगे तो भी उसको रोज़गार मिल जाएगा। लिफाफे बनाना सिखा देंगे तो भी उसको रोज़गार मिल जाएगा। टेबल साफ़ करना सिखा देंगे तो भी उसको रोज़गार मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम बच्चों को सिखा सकते हैं जिससे वो रोज़गार पा सकें। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा, सभी मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मिलता हूँ 5वें प्रश्न पर, और ये आपके सामने है सामाजिक कौशलों के 2 उदाहरण लिखिए। मैंने काफ़ी सारे उदाहरण लिख दिए हैं। सामाजिक कौशल आपसे पूछता है और काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है, सामाजिक कौशल के बारे में भी पूछता है। तो यहाँ पर 2 उदाहरण मैं पूछ रहा हूँ। सामाजिक कौशलों के 2 उदाहरण लिखिए। ऐसे कौशल जिससे समाज में बच्चा रह सके, समाज में बच्चा समायोजन कर सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो बड़ों का कहना मानना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों से नमस्ते करना, धन्यवाद बोलना, माफ़ी मांगना, अपनी बारी का इंतज़ार करना। अब सारे बच्चे एक साथ में खेल रहे हैं, अगर एक बच्चा अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करेगा कि कब मेरे पास वह चीज़ आएगी, तो क्या होगा दोस्तों, सामाजिक कौशल में हानि होगी।
दूसरों की मदद करना, यह भी एक सामाजिक कौशल है। विपरीत लिंगों से उचित व्यवहार, विपरीत लिंगों से उचित व्यवहार, लड़का है तो लड़की से उचित व्यवहार, लड़की है तो लड़के से उचित व्यवहार। तो इस प्रकार से आपके सामाजिक कौशल के उदाहरण समाप्त होते। 2 थे, यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारे उदाहरण बता दिए, आप लोग और भी सोच के लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।